नहीं करनी होती है। ट्रेंड तो नहीं लीक आने वाला, देखो टॉपिक बहुत डिफरेंट है, नहीं है इसमें आप आधा घंटा लेट आओगे तो चलेगा। यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। कल क्या क्या किया था आपने गाइस, प्लीज थोड़ा सा 5 मिनट्स का रिव्यू कर लेते हैं। लेट्स टेक अ ग्लिम्स। बताओ, यू गाइस विल टेल मी, बोलो। ओके, डिक्टेट किया था तो यू कैन टेल मी ना क्या क्या चीजें थी उसके अंदर। कल ओनली 2 स्टूडेंट्स केम टू मी और उन्होंने मेरे को अपने आंसर दिखाए जो उन्होंने लिखे। आप में से कोई नहीं आया, मैं था यहाँ पे आप क्लास के बाद भी, जो मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। ठीक है, मैं दिखा दिया करो अगर आपको ऐसा लगता है। चलो, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, और लैंड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेस रिसोर्सेज, डेटा एज ए रिसोर्स, ठीक है, एंड प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, लोकेशन, लोकेशन के फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, देन वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा के अंदर क्लाउड बर्स्ट, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स, ये सब एक्सेट्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन लास्ट क्या था, आर्टिक काउंसिल के बारे में हमने देखा था। तो क्या था वो टॉपिक, क्या था कि जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट जो फ्लोरा फ्यूना पे और ह्यूमन बीइंग पे कैसे पड़ने वाले हैं, ये था। ये छोटा सा सिलेबस है हमारा, इसे हमें कवर करने के लिए 110 आवर्स चाहिए, ठीक है, जिसमें से 3 घंटे हम अपने लगा चुके हैं। आज 4, 4.5, 5 घंटे जितने लगेंगे लगा लेंगे। अम्ब्रेला नहीं था आपके पास, खरीद लो यार, तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, यस गाइस, आर्कटिक पॉलिसी इज ऑल अबाउट, मतलब क्या होता है, जो आर्कटिक ओशन है ना, ये वाला एरिया हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल में आर्कटिक ओशन है। डू गाइस नो आर्कटिक ओशन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए एंड रशिया, कनाडा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारा फ्रोजन है, इट्स फुली फ्रोजन। अब ये फ्रोजन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो क्या हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, अंदर रिसोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए
एक पॉलिसी बनाई गई है कि कौन कौन एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। बट यूएसए का हमेशा हर जगह पे क्या होता है, डोमिनेंस होता है, ठीक है। तो वो कैसे चाहेगा कि मैं ही करूं ज्यादा से ज्यादा। और रशिया की लोकेशन भी बिल्कुल यही है, तो वो दोनों आपस में उन्होंने एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपस में आप दोनों को दिख रहे होंगे कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया क्या चाहता है कि वो भी यहाँ पे रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। तो ये आर्टिक पॉलिसी है। एक बार आप इसको जाके घर पे देखो, ये आपका आईआर का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन का। वहां पे जो भी आपकी फैकल्टी जो आपका आईआर पढ़ाएंगे वो आपको करा देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से नहीं हटेगा। कौन सा एरो, ये ये फिर से, अच्छा। क्लियर ऑल का ऑप्शन नहीं आता है क्या, लीव इट। तो कहाँ थे हम, क्या करने वाले थे आज, बताओ। पढ़ा आपने, कुछ रीड किया घर पे? टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे आज थोड़ा सा, कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट मीनिंग गाइस, ड्रिफ्ट मूवमेंट, ड्रिफ्ट मीन्स मूवमेंट। किसकी मूवमेंट, कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। एक बार हमारी स्लाइड का है, ठीक है। देखो 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस, ठीक है। पूरा कॉन्फिडेंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख के दिखाओगे मेरे को आज ही, ठीक है। आप लोग लिखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट, ये आपने पढ़ा इसमें से कुछ, एनसीईआरटी में से क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, ओके। और इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक है। नेक्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी में आएंगे, बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म की, बात करेंगे कि हाउ द लैंड फॉर्म का इवोल्यूशन होता कैसे, बेसिकली ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर, होमो सेपियंस, ठीक है। तो इन द सेम वे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है, अर्थ है, उसका भी इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी है, अल्फ्रेड वैगनर ने दी है। कब, 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन द सेम वे वी आर इवॉल्विंग, ठीक है। ओवर अर्थ में जो क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स हैं, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, टू टू 225 मिलियन ईयर्स अगो से ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। किसके लिए, इवोल्यूशन का, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था एक दिन बैठ के, 1912 अल्फ्रेड वैगनर, उनको पास एक काम आया। क्या काम था उनके पास, कि आपको यू हैव टू मेक द मैप। मैप किस चीज के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेशन एंड कोल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेशन एंड कोल इन द वर्ल्ड, व्हाट वी आर डूइंग,
हम बैकग्राउंड में है अभी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। ठीक है, कि वो मैप बनाने की उनके लिए बोला गया कि आप मैप बनाओ किसका, वर्ल्ड के मैप में हमें ये जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे वेजिटेशन अवेलेबल है एंड कहाँ कहाँ पे कोल अवेलेबल है। तो व्हाट ही फाइंड्स, उनको ये मिला क्या कि जो कोल जो है वो हायर लेटीट्यूड्स में है। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे इसकी वेजिटेशन। ठीक है, अब वेजिटेशन की वजह से क्या होगा, कोल बनता कैसे, पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोल फोसिल्स जो भी हैं, फोसिल पेट्रोल में और कोल में क्या डिफरेंस है बताओ। पढ़ा होगा यार, ज्योग्राफी में ऐसे मत करो, 12th में भी बताया, 10th में भी पढ़ाया ये चीज तो। अर्थक्वेक आता है तो, हाँ जो प्लांट्स अंदर चले गए, ठीक है, डिग्रेड हो गए प्लांट से, ठीक है, और वेजिटेशन से कोल बनता है, और पेट्रोल क्रूड ऑयल एनिमल्स से बनता है। ये तो बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या हो गया, तो कोल फॉर्मेशन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स एंड वेजिटेशन। ठीक है, बट ये क्या कह रहे हैं कि ये इक्वेटर है, लेटीट्यूड्स हायर लेटीट्यूड्स, और जो हायर लेटीट्यूड्स होगा आपको पता है ये कैसा होगा, कोल्ड, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि जो प्लांट एंड वेजिटेशन है इसके कोल्ड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कैसे बंद होगा, व्हाट इज दिस, आइडिया को इसका भी, किसी चीज में टाइम वेस्ट मत करो यार मेरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कोई अर्थक्वेक आया या कुछ भी आया, ये डिके होकर नीचे चले गए, नीचे होकर चले गए तो मतलब कि इनके ऊपर सेडिमेंट्स आ जाएंगे, सेडिमेंट्स आते चले जाएंगे। ठीक है, फिर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो कार्बन है, प्लांट्स में कार्बन होता है, एवरीबडी नोज दैट। ठीक है, ये कार्बन जो होगा इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा कोल में। ठीक है, किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर कैसे आएगा, चलो प्रेशर, जब इतना बार ज्यादा सेडिमेंट्स होंगे बार बार आते चले जाएंगे तो प्रेशर बनेगा ना आपके ऊपर भी। प्रेशर इसी तरीके से बनता है, आप जैसे लेटे हुए हो आपके ऊपर बहुत सारे गद्दे रखते चले जाए, गद्दे रखते चले, मतलब प्रेशर बन रहा है। ठीक है, और नीचे स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, टेम्परेचर भी हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन थे, ये प्लांट्स थे, ये कार्बन जो होगा बेसिकली कोल में कन्वर्ट होगा। ये नॉर्मल है कोल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सिंपल बात ये है। अब इनका क्या कहना था वैगनर का, कि जो वेजिटेशन है, कोई भी वेजिटेशन है, उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट। बट हाई लेटीट्यूड्स पे तो इतनी सनलाइट होती ही नहीं है, समझ में आया? तो कैसे कोल्ड फॉर्म हो सकता है ऊपर, पहला एक ही कॉन्सेप्ट था, समझ में आया? कोल्ड फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, उनका ये कहना है। आप अब बताओ आपके अकॉर्डिंग पॉसिबल है, जहाँ पे प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स नहीं होंगे, सनलाइट नहीं है तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो कोल्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया? सिंपल एक बात ये। सेकंड वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पता है आपको कहाँ पे, झारखंड में, वहां पे क्या मिले हैं, ग्लेशियल मार्क्स। ग्लेशियल मार्क्स क्या, फॉर एग्जाम्पल ये कोई माउंटेन है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, ये ग्लेशियर है, स्नो कवर्ड है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आएगा,
जब नीचे आएगा तो यहां से पे भी इरोड करेगा इसको। कोई चीज जब चलेगी तो फ्रिक्शन के साथ अपने साथ लेके चलेगी नीचे वाला पोर्शन। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स आएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे। इस तरीके से ग्लेशियल मार्क्स मिले। कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। अब ये बताओ, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में ग्लेशियर्स हो सकता है? जैसे वो वैसी ये दूसरी चीज पॉसिबल है? कैसे? हूं तो बताओ कैसे। प्लेट्यू मूव किया होगा, वो तो वो तो है ही जो तुम कहना चाह रहे हो, बट नॉर्मली जहां पे झारखंड है वहां पे कहाँ पे ह्यूमिड टेम्परेचर है, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। तो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में तो ग्लेशियर पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे ग्लेशियर मार्क्स कैसे आए? ये ये उसने दो बात बताई जिसकी वजह से उसने पूरी थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। समझ में आया? ये दो उसने पर्सपेक्टिव बताए कि इनके बेसिस पे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने वाला है, कौन? अल्फ्रेड वेगनर। ओके, ये दो पॉइंट समझ में आते हैं आपको गाइस? क्या? पहला, कॉल फॉर्मेशन कहां पे? हायर लैटिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में तो कोई कंसर्न नहीं है किसी को भी। ऑल हर किसी को पता है? नहीं पता प्लीज बता दो, मैं बता दूंगा क्या लैटिट्यूड्स होते हैं और क्या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, बट ये पता होनी चाहिए आपको। नहीं पता है तो एक बार जाके देख लेना, पूछना है तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स ऊपर में, और ऊपर क्या होता है, कौन सा वेदर होता है? कोल्ड। और कोल्ड वेदर में वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोल को बनाने के लिए बहुत सारी वेजिटेशन चाहिए। एक पेड़ से तो कोल बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। चलो एक पेड़ निकल जाएगा, दो निकल जाएंगे, 10 निकल जाएंगे, बट कोल फॉर्मेशन के लिए तो बहुत सारा चाहिए। और हम देखते क्या है कि कोल कहाँ पे अवेलेबल है? यूरोप में अच्छा खासा कोल है। ठीक है, पीकी ब्लाइंडर्स वेब सीरीज देखी किसी ने? मतलब कोई भी पुरानी? तो क्या हो रहा था, वो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो सारी चीजें कोल से ही चल रही थी। कोल वहां पे बहुत सारा अवेलेबल है, जर्मनी में, यूरोप में, ठीक है, ब्रिटेन में अच्छा खासा कोल अवेलेबल है। कहाँ से आ रहा है? समझ में आया? तो ये दो पॉइंट थे जहां पे अब उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये चीजें आ कहां से रही है। ठीक है, आपको कोई पता लगा चीज तो उसके बारे में आप सोचोगे, थिंक, कल बताया था ना थिंक करना है। तो अब आएगी कहां से? अब उसने वो उसके बारे में थ्योरी, यहाँ तक समझ में आया? लिखे इसके बारे में थोड़ा सा, ये दो चीज। ठीक है, चलो लिखो एक बार। एटलस लाए हो सब लोग? एटलस, ठीक है, लिखो इसके बारे में। इन 1912, लिखो, इन 1912 अल्फ्रेड वेगनर tried to make Alfred, A-L-F-R-E-D, Alfred Wegener, W-E-G-N-E-R, Alfred Wegener tried to make some map, tried to make some map for vegetation and availability of coal and availability of coal across the globe, across the globe. Full stop. He found two peculiarities. He found two peculiarities. Colon लगाना, colon. He found two peculiarities. Colon. First, at higher latitude, he found availability of coal. ठीक है, क्लियर? लिखो, when there is no availability of sunlight, इसी के अंदर लिखना है, when there is no availability of sunlight at higher latitudes,
at higher latitudes, then how vegetation is possible? You know, then आगे लिखो full stop. Then how coal is available? Then how coal is available in higher latitudes? ठीक है, ठीक है. सेकंड लिखो ऑब्जर्विंग. सेकंड लिखो इसके अंदर ऑब्जर्विंग CNP. सी व्हाट इज CNP? ऑब्जर्विंग CNP, ब्रैकेट में लिखना झारखंड. ऑब्जर्विंग छोटा नागपुर प्लेटी ऑफ इंडिया. ठीक है. He is shocked and amazed. He is shocked and amazed. He is shocked and amazed to see there are certain glacial marks or glacial striation. STRIATION. ग्लेशियल स्टेशन सेम ही है. स्टेशन मतलब भी ग्लेशियल मार्क्स ही होता है. इफ यू फाउंड समवेयर स्टेशन लिखा हुआ उसका मतलब ग्लेशियल मार्क्स ही है. और ग्लेशियल स्टेशन, ठीक है, कहां पे? छोटा नागपुर प्लेटो. फुल स्टॉप. आगे लिखो. दिस वुड बी नॉट पॉसिबल एट दिस प्लेस. ब्रैकेट में लिखो जहां पे है लोअर लैटिट्यूड. ब्रैकेट में लिखो लोअर लैटिट्यूड एंड लोअर ऑल्टीट्यूड. ठीक है. आपने जैसे ये बनाया था मैंने डायग्राम, आपने बनाया ये वाला, ये वाला. हाँ जी, ठीक है, मत बनाओ कोई बात. ये हो गया. ठीक है. अब आएगी क्या? मेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. वो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर? इनिशियली जो अर्थ जो है वो और जो लैंड मास है पूरा वो एक ही है. ठीक है. लैंड मास जो है पूरा एक ही है. दैट मींस जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक ही हैं. सारे कॉन्टिनेंट मिलके एक ही हो चुके हैं पहले. कब? 225 मिलियन ईयर्स एगो. क्या जैसे ये क्या है? इक्वेटर. एक लार्ज लैंड मास है. लार्ज लैंड मास, इसको क्या बोलते हैं? पेंजियम. पढ़ा आपने? Good. और एक लार्ज वाटर बॉडी है सराउंडेड दिस पेंजिया एंड दिस इज कॉल्ड पेंथालासा. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन? लार्ज, जैसे पैन इंडिया. ठीक है. थलासा क्वेश्चन. ठीक है, इतने टाइप का. फिर वो बोलते हैं क्या?
delete due to rifting, not drifting. रिफ्टिंग की वजह से, व्हाट इज रिफ्टिंग? रिफ्टिंग क्रैक, ठीक है, रिफ्ट हो रही है, ड्रिफ्ट नहीं, मूवमेंट नहीं है, सिर्फ रिफ्ट हो रहा है, टूट रहा है, टूटना। ये क्या हो गया? जो हमारा बेंच है टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखिए, देखिए ये क्या है? लोरेशिया, ये गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कैसे पढ़ा? छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो हमने रिसर्च किया था अभी, इसने अल्फ्रेड वैगनर ने, तो वहां पे एक ट्राइब्स रहती थी, आपको भी पता होगा, गोंड ट्राइब, ठीक है, गोंड ट्राइब रहती है, तो उसी के नाम पे ये दिया उसको गोंडवाना लैंड, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में ये जो वाटर आया, ये क्या बना? तैतीस सी, तैतीस सी, बनाते रहो इसको साथ साथ। अच्छा, आ रहा है समझ में क्या चल रहा है गाइस? ठीक है। ड्रिफ्टिंग कंटिन्यू है अभी भाई, चल रही है कंटिन्यू। ठीक है, अगेन ये ब्रेक हो रहा है किसमें? अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक तो हो रहा है, बट अभी साथ में ही है, कुछ पास पास ही है। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये हम्म यूरेशिया, यूरेशिया, ये बोलो, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये इंडिया, एंड ये ऑस्ट्रेलिया, ये एंटार्क्टिका। अब ये चलता रहेगा। डन। मेरे को एक सर्कल और बनाना है, नेक्स्ट स्लाइड पे बनेगा, जल्दी से खत्म करो। देन गाइस,
करेक्ट, कंप्लीट। आप उसी के आगे कंटिन्यू रखना। नो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट। अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, कुछ 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 यहाँ पे हमारा आएगा क्या? अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा ये, अफ्रीका हो गया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है रिफ्टिंग की वजह से ये शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, किधर? वेस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड शिफ्ट किसके अंदर देखा हमने? जो हमारा अफ्रीका से जो इंडिया दूर गया है, ठीक है। यहाँ पे एक और है मेडागास्कर। मेडागास्कर के बराबर में क्या था? मेडागास्कर अफ्रीका में से टूटा, अलग हुआ, और यहाँ पे जो इंडिया था वो शिफ्ट होकर ऊपर चला गया और जाके यूरोप में टकराया। अब वो माउंटेन फॉर्मेशन हम बाद में करेंगे कि जब वो टकराए थे तो हिमालय फॉर्म हुए, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी हम सिर्फ इस थ्योरी की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। मैप याद आ रहा है आपके दिमाग में? है ठीक चल रहा है? ये तो मैडागास्कर है। और नहीं कनेक्टेड, नहीं, वो जा चुकी है वो। हाँ, मैंने ये बताया कि यहाँ से ये जा चुका है, ठीक है। ये जो इंडिया है ये शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेडागास्कर है बचा, ये जाके लग चुका है इसमें लास्ट राउंड में जो ये हुआ। तो उसमें जो क्या क्या बोलता है वो राफ्टिंग में कि देयर इज वेस्टवर्ड, वेस्ट एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट, ऐसा उसने बोला अभी तक। यहाँ तक चीजें ठीक भी हैं। अभी वो इनके एविडेंस भी देने वाला है कि एविडेंस कैसे हैं कैसे नहीं है। डन। व्हाई दिस ड्रिफ्ट अकर, कुछ फोर्सेस हैं, वो अभी बताऊंगा। फोर्सेस कौन कौन सी जो उसने बताई हैं? पोलर फ्लिंग फोर्स, ठीक है, टाइडल फोर्स, अभी पढ़ेंगे उसको, एंड ब्यूएंसी फोर्स। करेंगे हम इनको, फोर्सेस ड्यू टू दिस फोर्सेस की वजह से हो रहा है। जैसे तुमने यहाँ पे लिखा ड्रिफ्टिंग, यहाँ पे किस वजह से हो रही है? ये भी फोर्सेस, कुछ फोर्सेस है, सर्टेन फोर्सेस है, बट हम उनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। इसमें कोई दिक्कत अभी यहाँ तक समझ में आया? इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे। ओके, जैसे ये वाला एग्जांपल देख सकते हो, ये पेंजिया, ठीक है, लोरेशिया गोंडवाना लैंड, देन ये, फिर ये, ठीक है, ओके, ये देख सकते हो इस तरीके से। प्रेजेंट डे ये है आपका, ओके। और पहले थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
स्लाइड्स चाहिए या लिखवा दूं, क्योंकि सेम ही लिखवाने वाला हूँ। तो मैं तो ये कहूंगा कि नोट्स में लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बस ये आदत मत डालना कि नहीं स्लाइड्स मिलेंगी तो फिर नहीं, क्योंकि आपके पास नोट्स में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखो। यहाँ से लिखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये तो हो चुका है ना, पुट फोर्थ बाय अल्फ्रेड वैगनर, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, पोलर एक्सप्लोरर, एस्ट्रोनॉमर, जियोलॉजिस्ट। ठीक है, in 1912 Wagner process starting to the movement of continent across the ocean bed as a continental drift, the drifting take millions of years to complete। यहाँ से लिखिए, इसके अंदर आपने लिखा लिखा हुआ है पहले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। the movement of continents across the ocean, the movement of continents across the ocean bed is known as continental drift। this drifting takes millions of years, this drifting take millions of years to complete this process। ठीक है, according to Wagner all the continents form a single continental mass which is called Pangaea, which means all Earth। Pangaea means all Earth. And the supercontinent was surrounded by mega ocean called Panthalassa, meaning all water। Subsequently, Laurasia and Gondwanaland continued to break into various smaller continents that exist today। Full stop। Thus, Wagner proposed that continents are floating and constantly drifting on the Earth's surface। Full stop। His hypothesis later on became the basis of present-day plate tectonic theory। Present-day plate tectonic theory। ठीक है, डन? नहीं, ठीक है। तुम नहीं लिख रहे हो, इसलिए पीछे के बैठे हो। एसी बैठो। थोड़ा फास्ट लिखना स्टार्ट करो, मैं तो बोल भी नहीं रहा, सामने सब कुछ दे दिया इसलिए। अगर मैं सिर्फ बोलना है डिक्टेट करूंगा तब तो और भी स्लो लिखोगे आप लोग। ठीक है, क्या कहां से शुरुआत की थी वैगनर ने?
मैप फॉर्मेशन से, ठीक है। वहां पे उसको कुछ पिकुलरिटीज मिली क्या, कि कॉल फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है, कहाँ पे, हायर लैटिट्यूड्स में। एंड ग्लेशियल मास कैसे पॉसिबल है, कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। वहां तो ग्लेशियर्स हो ही नहीं सकते। उसके बाद उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो इश्यू है, तो पहले ये सारी चीजें एक साथ रही होंगी, ठीक है। और जब एक साथ रही होंगी तो जैसे कि ये इंडिया है, तो ये वाला जो एरिया है ये लोअर लैटिट्यूड्स में है, ठीक है। ये हायर लैटिट्यूड, ये भी हायर लैटिट्यूड, तो यहाँ पे क्या है, ठंड होगी बेसिकली। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो होगा वो ठंडा हो सकता है, वहां पे ग्लेशियर पॉसिबल है अगर टेंजिया रहा होगा तो, ठीक है। धीरे धीरे करके जब वो ब्रेक होकर ऊपर जाएगा, यहाँ से वो देखो चलना स्टार्ट हुआ, जाके टकराएगा, तब ऊपर जाते जाते जब वो इक्वेटर के पास आएगा वो सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक दिन में तो होगा नहीं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। 225 मिलियन ईयर से चली रही है कहानी, 150 मिलियन ईयर एगो, 100 मिलियन ईयर एगो, एंड टुडे अर्थ, ठीक है। जब धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा तो ग्लेशियर्स वहां पे होंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, वहां पे मेल्ट हो जाएगा। सेकंड, ये जो हमारा यूरोप वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे कोल्ड फॉर्मेशन की बात हुई है, ठीक है। जब ये पहले एक साथ था तो ये यहाँ पे नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे, ठीक है। ये तो हाइपोथेसिस है बेसिकली अगर देखा जाए तो। व्हाट इज द, जैसे ये थ्योरी है, एक होता है हाइपोथेसिस, वन इज थ्योरी एंड अनदर इज लॉ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज जस्ट ए आइडिया, ठीक है, जस्ट ए आइडिया जो किसी ने रिसर्च पेपर करके लिख दिया उसको, ठीक है। एंड जब वो हाइपोथेसिस के लिए आप कोई एविडेंस दो, देन इट बिकम्स अ थियरी। एंड जब थियरी यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, देन इट बिकम्स अ लॉ। एग्जांपल ऑफ लॉ, न्यूटन लॉ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हाइपोथेसिस ये क्या है, ये थ्योरी थी, ठीक है, क्योंकि उसने इसके एविडेंस भी दिए। अब क्या एविडेंस दिए उनकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। एविडेंस ऑफ CDT, ठीक है। फर्स्ट, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, दैट इज जिगसो फिट। व्हाट इज जिगसो फिट गाइस? खेलते थे पहले, वो कुछ आता था तोड़ने का, तोड़ दो फिर जोड़ दो, वैसे ही जिगसो फिट। ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। इसको हमें देख के लग रहा है कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिट हो सकता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ फिट हो सकता है, ये वाला पोर्शन यहाँ फिट हो सकता है, ये पोर्शन फिट हो सकता है। ये क्या है, सारी चीजें जो फिट हो सकती है, वो ऐसा बोल रहा था, ठीक है। जिक्सो फिट, उसने एक एविडेंस दिया, देखो मैप को देख के तो हमें लग रहा है कि ये चीजें फिट हो सकती हैं। बट एक चीज बताओ, हर जगह पे क्या है, ओशन है। लोगों ने कहा ओशन है, तो ओशन की वजह से क्या होगा, वेव्स आएंगी, वेव से इरोजन भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये अपने आप हुआ हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। पर हमें देख के तो ये लग रहा है, ठीक है। उसके एविडेंस भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था वो, बट कुछ लोगों ने उसको क्या किया, क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, ठीक है। बट आप अपने देख के बताओ, आपको लग रहा है कि हो सकता है क्लोज, हो सकता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। बट कहीं कहीं पे ही है, पर हर जगह भी पॉसिबल नहीं है वो चीज, ठीक है। चलो लिखो इसके बारे में। ये रहा, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जिग्स ऑफ इट when facing one another, the shorelines of South America and Africa form a similarity. Similarly, when West Africa, Madagascar, and India, East Coast all fit together. ये 4 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, बस ये लिख लो।
मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जिक्सॉ फिट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्लियर? मुझे ऐसा लग रहा है हम स्लो चल रहे हैं थोड़े, या सही है स्पीड? सही है, स्लो है ना? करते हैं अभी फास्ट, एक दो दिन रुक जाओ, फिर फास्ट फास्ट करना स्टार्ट करेंगे। मुझे भी तो पता लग जाए कौन कैच कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। बस इतना लिख लो, इतना काफी है, बाकी वो नीचे एक्सप्लेन ही दिया हुआ है, वो किया हुआ है। बस डू वन थिंग, रीड कर सकते हो इसको। द बल्ज ऑफ ब्राजील, साउथ अमेरिका, ठीक है, सीम्स टू फिट इनटू द गल्फ ऑफ गिनिया अफ्रीका। देखो ये ब्राजील है, और इसको, इसका नाम है गल्फ ऑफ गिनिया, इसको गल्फ ऑफ गिनिया बोलते हैं, गल्फ। और ये ब्राजील वाला एरिया, तो उसके अंदर फिट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड सीम्स टू फिट इन वेल एंड एल्समेयर एंड बैफिन आइलैंड ऑफ कनाडा। चलो आप लोग, ग्रीनलैंड, ये बैफिन आइलैंड है, ठीक है, ये यहाँ पे फिट होता हुआ दिख रहा है, इसको ग्रीनलैंड बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है, ये इधर फिट होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका सीम्स टू हैव बीन जॉइंड। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इससे ही पता लग जाएगा, ये भी मेडागास्कर इधर ज्वाइन हो रहा था, और अफ्रीका जो है उसके पास लग रहा है कि वो क्या है ये। ये समझ में आया ये वाला पॉइंट? द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका सीम्स टू हैव बीन जॉइंड, वो भी दिख रहा था। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वन साइड एंड अफ्रीका एंड यूरोप ऑन द अदर साइड फिट अलोंग द मिड अटलांटिक रेंजेस। ये तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। एक पॉइंट है मेरे को जो आपको बताना है, मुझे बताओ, ये जो मैंने बताया था टेथिस सी, ठीक है, ये कहाँ गया अभी? ये सब अलग हो गए, बीच में एक ओशन बना था, सी बना, टेथिस सी, ये कहाँ है? हाँ, इंडियन ओशन में कैसे आ जाएगा बताओ? ये जो है रैमनेंट बन जाएगा, ये पूरा क्लोज होता चला जाएगा, और ये चला जाएगा कहाँ पे? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी पता है गाइस आपको? कहाँ है मेडिटेरियन सी? ये वाला, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, ओके। ये जिक्सोफिट समझ में आया आपको? जिक्सोफिट, नेक्स्ट लिखो, इसके अंदर कौन सा है? बायोलॉजिकल एविडेंस, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। इसके अंदर हम बायोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं, तो एक स्पीशी है जिसका नाम है लेमिंग्स। पता है आपको कौन होते हैं? रोडेंट्स, बेसिकली रेड्स ही, ठीक है। तो इनके केस में क्या देखा जाता है? मास सुसाइड, मास सुसाइड। क्यों ऐसा हो रहा है, मास सुसाइड क्यों देखने को मिल रही है? ये कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं नॉर्वे स्वीडन वाला जो एरिया, नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, वहां पे, ठीक है। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड कहाँ पे? ये वाला एरिया, ठीक है, ये यहाँ पे रहते हैं, ओके। अब क्या हुआ, जैसे ही इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और इनको खाने की दिक्कत होने लग जाती है और पीने की दिक्कत होने लग जाती है, इनको अच्छे से रहने की जगह नहीं होती, तो ये क्या करते हैं? वेस्टवर्ड चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वेस्टवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो
मेमोरी है। कौन सी मेमोरी? एवोल्यूशनरी मेमोरी नहीं, हेरिटेड मेमोरी जो है, ठीक है, जो हेरिटेंस चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग इनको जगह के लिए क्या करते थे, इधर मूव हो जाते थे पहले से, ठीक है। तो उनको तो ये लग रहा है कि आगे लैंड है, पर वो क्या करते हैं, यहाँ से जब भागते हैं तो नीचे पानी में गिर जाते हैं सारे, तो उससे मास सुसाइड होती है, एक साथ सब मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले से पता है, उनके दादा परदादाओं के पहले से ही, कि इधर लैंड है। ये उसने एविडेंस दिया। पहले तो सब कनेक्टेड था ना, इधर लैंड पर ऐसा नहीं होगा, अब तो सब दूर हो चुका है। यानी कि कितनी पुरानी स्पीसी है वो। और ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है। हम्म, दिख रहा है मरने वाले तो, भाई उसकी मेमोरी में वो फिट हो गया कि इधर ही जाना पड़ेगा, हमारा रास्ता इधर है। इनहेरिटेड मेमोरी है, वो क्रिएचर है, जानवर है, ठीक है। और ये मास सुसाइड अभी भी देखने को मिलती है। क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, उसने तो एविडेंस दिए उसके। इसको, वो उनको, उसको पहले से ही पता था ना, इसके इनहेरिटेड मेमोरी में जो था पहले से, उसके जो फोर फोर फादर्स होंगे उनको पता था। ये केस हम कहाँ पे देखते हैं, एलिफेंट्स के केस में भी देखते हैं, ठीक है। हम्म, रेड्स इवोल्व हुए, ठीक है, इवोल्व हुए, बट उनकी एक हेरिटेड मेमोरी हर किसी के अंदर नहीं होती है। वो पहले से उन्हें पता था कि उधर जाएंगे तो हमें स्पेस मिलेगी, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट उधर वहां पे लैंड ही नहीं। देखो इवोल्यूशन तो चेंज हो गया, बट आपके जीन्स चेंज हो जाएंगे, जेनेटिक मेमोरी चेंज हो जाएगी। जेनेटिक मेमोरी जो हेरिटेड से आ रही है, उसका कॉन्सेप्ट ये था। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, पर जो वो बोल रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। उसने ये बोला, उसके अकॉर्डिंग उसने जो बायोलॉजिकल एविडेंस दिया, ये क्रिटिसाइज हम इसको पूरा करेंगे, अभी देखना उसको सब कुछ गलत बताएंगे, उसको सब कुछ बताएंगे कि हाँ भाई तुमने जो दिया कॉन्सेप्ट ठीक था, बट उसमें कुछ चीजें आपने गलत बताई। जो आप सारी चीजें बोल रहे हो बिल्कुल सही है, सबने उसको इसी तरीके से क्रिटिसाइज किया होगा, बट उसने तो लिख दिया ना ये चीजें, उसने ये सारे पॉइंट दिए उसके लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल एविडेंस में। लिखिए इसके बारे में। Biological evidence. Lemmings have the tendency to migrate westwards for the search of the land, but these creatures have no idea that the land has shifted westwards and the sea awaits for their mass suicide. बस इतना काफी है यहां तक। लिख लो, मैं नहीं दूंगा स्लाइड, कभी सोच रहे हो। The lemmings have the tendency to migrate westward. यहीं तक लिखना है बस, मास सुसाइड तक। It is the migratory pattern of some animals also hint towards the joint. लिखा जहां तक, एग्जाम्पल छोड़ देना, एग्जाम्पल आपको बता दिया मैंने। क्या इससे आपको लगता है कि सही एविडेंस दे रहा है बायोलॉजिकल एविडेंस? उसके अकॉर्डिंग तो सही था। वेरी गुड। अब तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। करेक्ट इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लेसर डिपॉजिट्स। व्हाट इज प्लेसर डिपॉजिट्स?
प्लेसर डिपॉजिट्स। थर्ड एविडेंस इज प्लेसर डिपॉजिट। सेडिमेंट्स, यू नो गाइस, सेडिमेंट्स, व्हाट आर सेडिमेंट्स? जैसे कि कोई रिवर कैरी कर रही है साथ साथ में सेडिमेंट्स, जो वो मिट्टी होती है जो पैरों में लग जाती है, आप कभी गए होंगे रिवर के अंदर, ठीक है, वो सेडिमेंट्स है, ठीक है। अगर दीज सेडिमेंट्स आर वैल्यूएबल, ठीक है, दैट मींस उनके अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जो वैल्यूएबल है, फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर, देन इट्स कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे कुछ रॉक्स हैं, ठीक है, तो गोल्ड जो होता है कभी भी ऐसे नहीं मिलता जैसे कि केजीएफ मूव में दिखाते हैं ब्रिक्स निकाल के लेके आ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। वो कैसे होता है, वो वेन्स में होता है रॉक्स की, इस तरीके से वेन्स होंगी, जैसे आपके अंदर वेन्स होती है ना, तो इस तरीके से वेन्स में होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे कि एक रिवर जा रही है, आपने देखा होगा मूवीज में भी कि रिवर के अंदर, रील्स में देखा होगा, पानी में से वो ऐसे करके घुमाते हैं और गोल्ड निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है गोल्ड बेयरिंग रॉक्स, ठीक है। ये ये रिवर जाएगी, तो इन रिवर जाएगी तो इसको रॉक्स को ब्रेक कर देगी, ब्रेक करेगी तो साथ में सेडिमेंट्स भी लेगी, स्लोली स्लोली गोल्ड भी लेके चलती रहेगी। जब तक ये स्लोप में चलती रहेगी तब तक वो आगे बढ़ के चली जाएगी, बट कहीं पे जाके क्या होगी, नॉर्मल स्लगिश वाटर भी होगा, स्लोप खत्म भी होगा एक जगह जाके, जहां पे ये स्लोप पे चल रही है तब तक ठीक है, बट जब आगे जाएगी तो वहां पे क्या होंगे, डिपॉजिट बनेंगे, किसके, रिवर के अंदर ही, गोल्ड के, जिसको बोलेंगे प्लेसर डिपॉजिट्स। ये समझ में आया? पहले ये बताओ, प्लेसर डिपॉजिट गोल्ड के जैसे। अब मुझे बताओ, गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना कहाँ से मुश्किल है और कहाँ आसान है, कहाँ से हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने वाले इजी रहेगा? प्लेसर डिपॉजिट से। यहाँ से तो हम नहीं एक एक, एक फोड़ेंगे और निकालेंगे उसमें से, ठीक है, ये तो रिवर का काम रिवर कर रही है अपने आप, ठीक है। ये जो प्लेसर डिपॉजिट्स है और जो ये जो गोल्ड बेयरिंग रॉक्स है, ये अलग अलग जगह पे मिली, ठीक है। ये कहाँ पे मिला है, गोल्ड बेयरिंग रॉक्स ब्राजील के अंदर। ब्राजील का है, साउथ अमेरिका है। और प्लेसर डिपॉजिट कहाँ मिले हमें, कोस्ट ऑफ घाना, ठीक है, जिसको गोल्ड कोस्ट भी बोलते हैं, गोल्ड कोस्ट, सी, गोल्ड कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे ब्राजील, घाना कोस्ट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या था, यहाँ पे एक रिवर हुआ करती थी जो वो गोल्ड बेयरिंग रॉक, यहाँ पे कैसे आ गई प्रोसेस डिपॉजिट, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई रिवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी रिवर जा रही थी, अमेजन रिवर, तो इसका मतलब ये कि एक टाइम पहले ये साथ में थे। समझ में आया उसका थर्ड एविडेंस वो क्या कहना चाह रहा है, प्लेसर डिपॉजिट। हाँ जी, समझ में आया गाइस? तो इतनी आगे बैठे दिखते तेरे का, ठीक है। तो जब ये साथ में होंगे तभी तो ये पॉसिबल है कि वहां से गोल्ड बेयरिंग रॉक्स को रिवर कैरी करेगी और कहीं पे जाके प्लेसर डिपॉजिट बना देगी। आया समझ में? ये डायग्राम बना लेना, याद रहेगा आपको, वरना समझ में नहीं आएगा। ये कहाँ, ब्राजील, यू साउथ, साउथ अमेरिका, कोस्ट ऑफ गाना, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल कि प्लेसर डिपॉजिट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या, सेडिमेंट्स, एक तो सेडिमेंट्स हो गए, नॉर्मल सेडिमेंट जब सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। प्लेसर डिपॉजिट वो सेडिमेंट्स हैं जिसके अंदर वैल्यूएबल मटेरियल्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे एक और पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ क्या है, वो है टिलाइट डिपॉजिट्स, टिलाइट डिपॉजिट्स, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ सेडिमेंट्स ही है। ये टिलाइट डिपॉजिट कैसे हो रहे हैं, ड्यू टू ग्लेशियर एक्टिविटी, जब ग्लेशियर अपने साथ सेडिमेंट लेके चल रहा है, ठीक है। ये टिलाइट डिपॉजिट हो गए। तो थ्री टाइप ऑफ सेडिमेंट्स, एक नॉर्मल सेडिमेंट्स, एक प्लेसर डिपॉजिट्स, वो भी सेडिमेंट्स है, वैल्यूएबल सेडिमेंट्स, इसके अंदर वैल्यूएबल मटेरियल है क्या, गोल्ड एंड सिल्वर
ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर वैल्यूएबल मटेरियल है। तो हुआ क्या है कि ये मिलते कहाँ पे, ये मिलते हैं रॉक्स के अंदर। ऐसी नहीं जैसे कि आप गए गोल्ड के लिए, केजीएफ, केजीएफ पता है आपको, कोलर गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, तो वो गोल्ड बेरिंग रॉक्स के अंदर आपको गोल्ड मिलेगा, और वो वेन्स में होता है उसके अंदर। ये गोल्ड है फॉर एग्जाम्पल, ये वेन्स के अंदर है इसकी, ठीक है, जो वेन्स है इसके अंदर है, पूरी तरीके से नहीं है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, लेयर में लेयर लेयर, उस तरीके से रॉक के ऑयल भी कैसे मिलता है, शेल गैस कैसे मिलती है, शेल गैस वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर लेयर के अंदर मिलती है, ठीक है, एक लेयर के नीचे फिर नीचे लेयर फिर नीचे लेयर, इस तरीके से गैस मिलती है, शेल गैस, जो यूएस, जिसकी वजह से उसके पास आज के टाइम पे ये क्रूड ऑयल की इशू नहीं है, ठीक है, पढ़ोगे उसके बारे में भी आप। तो ये जो रॉक्स हैं इसके अंदर गोल्ड की वेन्स है, वेन्स मतलब नस, जैसे आपके शरीर से नसें जा रही है, आपकी नसों में क्या चल रहा है, ब्लड, उन रॉक्स में क्या था, वेन्स में गोल्ड, ठीक है, जितनी मैंने बनाई इतनी तो होती नहीं होंगी, एक आधी ही होगी, ठीक है, बट जब रिवर जाएगी रॉक के ऊपर से तो वो उसको तोड़ेगी, ब्रेक करेगी, इरोड होगी, इरोजन होगा, इरोजन होगा, तो सेडिमेंट्स कैरी करेगी, साथ में गोल्ड के पार्टिकल्स भी सेडिमेंट को कैरी करेगी। पार्टिकल मींस जैसी मिट्टी का होती है उसी तरीके से बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने साथ कैरी करेगी, यहाँ से इसे रॉक को ब्रेक करेगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। इट्स नॉट अ प्रोसेस की आपको ज्योग्राफी, मतलब कि आपको जब विजुलाइज करना है ना, तो ये हमेशा सोचे दिमाग में कि हाँ हजारों लाखों सालों की बात हो रही है, ये नहीं कि ये आप जो सोच रहे हो अभी हो जाएगा या अभी हो रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसको इरोड करेगी स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब तक स्लोप में चल रही है, बट एक जगह जाके रिवर जो होती है नॉर्मल फ्लो में आ जाती है, तो वहां पे ये सेटल डाउन होना शुरू हो गए सेडिमेंट्स, और जहां पे सेडिमेंट सेटल डाउन होंगे वहीं पे प्लेसर डिपॉजिट बनेगा, ठीक है। तो ये प्लेसर डिपॉजिट जो हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, हमें गोल्ड कोस्ट में, जहां से गोल्ड क्या हुआ करता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, और रिवर ब्राजील, ठीक है, आए समझ में? ये लिखो प्लेसर डिपॉजिट लिखो, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट वेस्ट अफ्रीका, बट द सोर्स गोल्ड बेयरिंग वेन्स, गोल्ड बेयरिंग veins are in Brazil, and it is obvious that the gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side, जब वो एक साथ होंगे, ठीक है। लिखो इसको, इंग्लिश आती है ना समझ में, लिख लो फिर, लिखो भाई लिखो, छोटे छोटे से ही है, अभी आंसर लिखवाऊंगा फिर कैसे लिखोगे पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। मैं खुद भी डिक्टेट कर सकता हूँ इनको, पर फिर तुम्हें लिखने में बहुत टाइम लगेगा, देख के जल्दी तो लिखोगे। हो गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। इसके दो टाइप्स हैं, एक है जोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस, एक है बोटेनिकल।
बोटेनिकल, दो एविडेंस दे रहा हूं यहाँ पे फोसिल्स से, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक स्पीशी है मीजोसोरस, ठीक है, हुआ करती थी पहले एक क्या है ये, फ्रेश वाटर रेप्टाइल। क्या बोल रहा है वो, जिसके फोसिल्स हैं वो हमें, जैसे ये साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं यहाँ पे, और अफ्रीका में मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप बताओ, क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो चल के जा सकते हैं, तैर के जा सकते हैं, बोलो गाइस। बट फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, फ्रेश वाटर है भी शैलो वाटर में रहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है ये, रेप्टाइल मीन्स क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल, ठीक है। तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तैर के तो जा नहीं सकते क्योंकि फ्रेश वाटर है, सलाइन वाटर में जाएंगे मर जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो वहां पे कैसे फॉसिल्स अवेलेबल हुए? यानी कि मतलब ये कि एक टाइम पे पहले एक साथ ही रहे होंगे, एक एविडेंस नहीं है दिया, ठीक है। ये इसका जियोलॉजिकल एविडेंस लिखवाऊंगा। फिर ये बात करते हैं किसकी, एक स्पीसीज जिसका नाम है क्या, ग्लोसोटेरिस। क्या है ये किसकी स्पीशी है, प्लांट की स्पीशी है। इसके भी क्या मिले, फॉसिल्स मिले, ठीक है। इसके फॉसिल्स कहां पे मिलते हैं हमें, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, पांचों जगह पे मिले। तो इसका मतलब यह होगा कि ये सारी चीजें पहले एक साथ रही होंगी, ठीक है। एविडेंस दे रहा है, सही एविडेंस दे रहा है वो, ठीक है। तो ये तो एविडेंस है, वो प्रूव करना चाह रहा है कि जो लैंड मास था पहले एक ही था, बाद में धीरे धीरे करके अलग हुआ है। आया समझ में? देखो यहाँ देखो, जैसे ये कौन है, मेसोसोरस, इसको ही रखेंगे, इन दोनों को फालतू में नहीं रखते एग्जाम्पल में, ये यहाँ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और ग्लोसोपेटेरिस यहाँ पे अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है, अंटार्कटिका में भी अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अवेलेबल है। ग्रीन वाला जो बता रहा है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, और मेसोसोरस बता रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि भाई कोई प्लांट की जो स्पीशी होती है उसके पैर तो होते ही नहीं जो चल के जा सकती है दूसरी जगह, तो पहले एक साथ ही रहा होगा, ठीक है। चलो अगर पॉलिनेशन भी हो रहा है बर्ड से, तो इतनी दूर तो बर्ड नहीं लेके जाएगा भाई किसी को भी, समझ में आया? पॉलिनेशन अगर आप ये भी सोच लो, तो ये बोटेनिकल एविडेंस हो गया, और ये हमारा जियोलॉजिकल एविडेंस हो गया, ठीक है। लिखो इसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, आइडेंटिकल स्पीसीज एनिमल वर फाउंड ऑन बोथ साइड्स। फॉर एग्जांपल मीजोसोरस, ए फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल like reptile that lived between इतने से इतनी ईयर ago is only found in South Africa and Eastern South America। आया समझ में वाला एविडेंस? ठीक है, करो नेक्स्ट।
ओके डन। ये कौन सा हुआ हमारा, कौन सा एविडेंस था ये, जूलॉजिकल। अभी कौन सा है वहाँ, बोटेनिकल। ये भी लिखो, बोटेनिकल एविडेंस, प्रेजेंस ऑफ ग्लोसोफिलारिस वेजिटेशन इन कार्बोनिफोरस रॉक्स इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड पता है कहाँ पे किसी को गाइस, मैप में? फॉकलैंड आइलैंड, यहाँ पे जो ये आइलैंड है, ये फॉकलैंड आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, आज मैपिंग करेंगे तो मैं उसको मैं करा दूंगा आपको। जो जो वर्ड आ रहे हैं ना उनको घर पे जाके मैप में देख लिया करो। पानी पिला दो। अरे छोड़ दिया इतना सारा। फास्ट गाइस। डन। 6th जियोलॉजिकल एविडेंस। जियोलॉजिकल एविडेंस वो क्या कहता है, एक तो अपलाचियन माउंटेन रेंज है, अपलाचियन माउंटेन रेंज कहाँ पे है ये, नॉर्थ अमेरिका में। एंड हर्सिनियन ये कहाँ पे है, वेल्स, आयरलैंड। ठीक है, वेल्स आयरलैंड में, अपलाचियन माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, हर्सिनियन कहाँ है, वेल्स आयरलैंड में। वो कह रहे हैं कि ये जो माउंटेन रेंजेस है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, आयरलैंड, वेल्स और आयरलैंड यूरोप में है। ठीक है, अभी बताऊंगा डायग्राम पे, उस पे मैप में। ये जो माउंटेन्स हैं, इनकी जो एज है वो सेम है, वो ये कह रहा है, और जो मिनरल कंपोजिशन है वो भी सेम है। ठीक है, बिल्कुल मतलब सेम मिनरल्स बिल्कुल सेम है। तो किसी ने बोला कि एज तो हो सकती है, क्या पता वो उसी टाइम पे आए हों और वो भी उसी टाइम पे बने हो। ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक साथ ही रहे हो। उसने फिर वहां पे फिर दोबारा से बोलता है क्या, कि ठीक है इत्तेफाक होगा, मान लिया, बट मिनरल कंपोजिशन कैसे सेम हो सकता है, बिल्कुल सेम डिक्टो मिनरल कंपोजिशन है। ठीक है, कहाँ पे हमारा ये रहा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, वर्ल्ड का मैप दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे अपलाचियन माउंटेन है इस एरिया में। ठीक है, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड मैप में, जब आज आपको दिखाऊंगा अभी अपलाचियन माउंटेन का है। ठीक है, और ये क्या है, आयरलैंड वेल्स वाला रीजन, आयरलैंड वेल्स ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर ही यहाँ पे आयरलैंड है और वेल्स। ठीक है, समझ में आया? तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की माउंटेन जो है सेम है,
हर्षिनियन माउंटेन्स और अपलेचियन माउंटेन की मिनरल कंपोजिशन एंड एज बोथ आर सेम। वो कब पॉसिबल होगा? जब दोनों एक साथ होंगे। ओके गाइस, ठीक है, चलो इसका ये रहा। There is a remarkable similarity in the geological structure along the two coasts of the Atlantic. The best example is provided by the Appalachian Mountains of the North America, which comes right to the coast and continue their trend across the ocean of the old Hercynian Mountains of the southwest Ireland, Wales and Central Europe. The opposite coast of Africa, ये छोड़ देना, इतना ही काफी, इतने से आप इसको लिख सकते हो। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उतने से दे दो। Done. हो गया? हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है? टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट्स, टिलाइट डिपॉजिट मतलब लिखा, अभी बताया था मैंने आपको कि फॉर एग्जांपल एक एक माउंटेन है, ठीक है, और माउंटेन के ऊपर क्या है? ये बर्फ है, ठीक है। सेम, तो जो ग्रेविटी से तो ये नीचे आएगा, जो हमने कहाँ पे पढ़ा था? ग्लेशियल मार्क्स में, ठीक है। जब ग्रेविटी से नीचे आएगा तो ये अपने साथ सेडिमेंट्स भी कैरी करेगा, ठीक है। तो वो सेडिमेंट्स टिलाइट डिपॉजिट्स वाले, वो हमें कहाँ मिल रहे हैं? सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पहले दिया था, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू पे तो पहले ही बताया था बर्फ हो ही नहीं सकती, तो यानी कि वो पहले उसकी लोकेशन, जो करंट लोकेशन है वो नहीं थी, वो पहले कहाँ पे था? नीचे, ठीक है। जब पेंजिया था तो वो था, उस टाइम पे वहां पे ग्लेशियल डिपॉजिट्स थे, ठीक है, टेलाइट डिपॉजिट थी, ठीक है, और वहां पे सेडिमेंट्स भी मिले उसके। उस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। टेलाइट डिपॉजिट में सिर्फ हमें लिखना है सेडिमेंट्स कहां से आए हैं, वो ड्यू टू ग्लेशियल एक्टिविटीज, ठीक है, सेडिमेंट्स ड्यू टू ग्लेशियल एक्टिविटीज। 6 एविडेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, अभी 6 के 6 आप बताओगे मेरे को थोड़ी देर में, ठीक है। टेलाइट डिपॉजिट्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। Gondwana system of sediments are found in India, Africa, Falkland, Madagascar, Antarctica, Australia.
ये सारे पहले गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, मतलब कि पहले सारे जब नीचे थे गोंडवाना पार्ट में, तो तब वहां पे टिलाइट्स अवेलेबल थे, ग्लेशियर्स अवेलेबल थे, बट अभी नहीं है। ठीक है भाई, टिलाइट डिपॉजिट के अंदर लिखो। हो गया? डन गाइस। डन। तो एविडेंस में कोई इशू आप लोगों को? ठीक है, ग्लोसोपेटेरिस बताओ, कहाँ पढ़ा हमने? बायोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है। ओके। और हमने कौन कौन से एविडेंस पढ़े? फर्स्ट जिक्सो सेट, ठीक है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल, देन प्लेसर डिपॉजिट में कोई इशू? क्योंकि जैसे उस बच्ची ने पूछा ना प्लेसर डिपॉजिट, मेरे को भी वो समझ में नहीं आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था क्या होता प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है ना प्लेसर डिपॉजिट में? अगर इसके ऊपर आपके पास पीवाई क्यू आता, आप कर दोगे कि गोल्ड मिलता कहाँ पे है? गोल्ड बेरिंग रॉक्स आर डिफरेंट एंड प्लेसर डिपॉजिट्स इज डिफरेंट। गोल्ड बेरिंग रॉक्स कहाँ पे अवेलेबल थी? ब्राजील के अंदर। ठीक है, और प्लेसर डिपॉजिट्स कहाँ पे अवेलेबल थे? कोस्ट ऑफ गाना, वेस्ट अफ्रीका के अंदर। ठीक है, जिसको गोल्ड कोस्ट भी बोलते हैं, गोल्ड कोस्ट इसीलिए बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा कौन सा एविडेंस था गाइस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, क्योंकि वो डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस, माउंटेन थे कौन कौन से? एप्लेचियन माउंटेन्स और हर्सिनियन माउंटेन्स। ठीक है, एप्लेचियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में अवेलेबल थे, और हर्सिनियन माउंटेन कहाँ पे? सेंट्रल यूरोप, वेल्स, आयरलैंड वाला जो एरिया है। ठीक है, अब सेम कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन इज नॉट पॉसिबल, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम सिबलिंग्स होते हैं, एक दूसरे के कैसे दिखते हैं? अगर वो एक ही टाइम पे हुए हो, साथ में एक साथ हुए हो, तो ऐसा सिबलिंग्स जैसी कहानी थी उन दोनों की, उन माउंटेन्स की, बिल्कुल सेम, एज भी सेम, सब कुछ सेम चल रहा था। लास्ट हमारा टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी था। ठीक है, अब इसको छोड़ो, लास्ट पेज पे आओ, मतलब कि अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पे आओ, एक क्वेश्चन लिख के दिखाओ मेरे को आंसर। ये वाला आंसर नहीं है, कुछ और आंसर है। छोड़ दो, सब कुछ पढ़ चुके हो आप। ठीक है, एक क्वेश्चन है भाई, कॉपी के लास्ट में, यहां मत लिखो अभी, उसके आगे हमें और कुछ काम करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लिखो। व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ, व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ, व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ, व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। बस इतना ही क्वेश्चन है। क्या पूछा क्वेश्चन में बताओ? लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा अर्बन एरियाज में, किसका? आईटी इंडस्ट्री का। ठीक है,
तो क्या आंसर होगा इसका, क्या लिखोगे? सॉरी, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों दोगे, ठीक है। बताओ। ठीक है, और कंजेशन, ठीक है, और माइग्रेशन, ठीक है, और हम्म और क्या? वेरी गुड, इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है, और चेंज इन, वेरी गुड, ठीक है, और चेंज इन डेमोग्राफी, ओके। हाँ जी, क्या सोच के आ रहे हो, बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कल्चरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है, क्या? रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, बिल्डिंग जो बन रही होंगी ज्यादा, ठीक है। वर्ड बहुत ज्यादा सोच के लिखने होंगे आपको, ठीक है। और सेटलमेंट पैटर्न अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है। देर मे बी द चांसेस देर देर मे बी देर इज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्लम, ठीक है। अर्बन इंडस्ट्री से, आईटी इंडस्ट्री से तो स्लम नहीं बनेगा, वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बट उन लोगों के लिए जो काम करते हैं वो तो आएंगे साथ में, ठीक है। नए नए काम खुलेंगे, छोटे छोटे काम खुलेंगे, छोटी दुकानें खुलेंगी, लोग आके बिहार से आके रहते हैं, यूपी से आके रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं वो? मोस्टली छोटा काम कर रहे हैं, पान की दुकान चला रहे हैं, सिगरेट की दुकान चला रहे हैं, वड़ा पाव बेच रहे हैं ठेली पे, तो वो कहाँ रह रहे हैं? स्लम एरिया में रह रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। बट हम क्या चाहते हैं ना, कि हम इसको पैटर्न में करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले उसको हम पार्ट्स एंड सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पूछा क्या हमसे? सोशियो और इकोनॉमिक, ठीक है। जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे, सोशियो मतलब सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन है, बताओ कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? फैमिली, मैरिज, रिलीजन, कास्ट, ठीक है। किनशिप, फैमिली के अंदर आ जाएगा किनशिप भी। बताओ सोसाइटी के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है। जब हम, मैं सोशियो की बात कर रहा हूं, अगर हम इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, फैमिली, ठीक है। सेकंड मैरिज, थर्ड कास्ट, फोर्थ रिलीजन। इन 4 पॉइंट पे खेल के दिखा दोगे क्या हो रहा है आईटी इंडस्ट्री से इन चारों चीजों में? मैंने पैटर्न बना के दे दिया, अब इसके लिए आंसर लिखना आपके लिए आसान हो सकता है। बताओ क्या हो रहा है फैमिली के अंदर चेंजेस ड्यू टू आईटी इंडस्ट्री? बेटा सोशियो इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, सोशियो सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनॉमिक के अंदर आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ सोशो की बात कर रहा हूँ। सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन 4 इंस्टीट्यूशन है, फैमिली, मैरिज, कास्ट, रिलीजन, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर इन अ पैटर्न मैनर, ठीक है। जब उसने सोसाइटी के बारे में पूछा, सोसाइटी का लिखोगे, और इकोनॉमी का अलग से एक फिर एक और हेडिंग बना के तब वो लिखोगे इकोनॉमी का, ठीक है। बताओ फैमिली में क्या? न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है जहां पे भी आईटी सेक्टर है, ठीक है। ये हो गया। और फैमिली के अंदर क्या? फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाएगा? न्यूक्लियराइजेशन, ठीक है। सेकंड बताओ, आईपैड बेस्ड पेरेंटिंग। क्या होता है आईपैड बेस्ड पेरेंटिंग? व्हाट इज आईपैड बेस्ड पेरेंटिंग? बोथ मदर एंड फादर इज वर्किंग, ठीक है। जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंडिंग विद मोबाइल फोन, सिस्टम, आईपैड, सब कुछ उसी से सीख रहा है वो, ठीक है। और क्या हो रहा है? इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज नहीं हो पा रही है, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज नहीं हो पा रही है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देते चल रहे हैं। अगर हम मैरिज की बात करेंगे, बताओ न्यू कॉन्सेप्ट,
लिव इन रिलेशनशिप, इमर्ज, ठीक है। कास्ट बेस्ड, कास्ट बेस्ड इंटरकास्ट मैरिज स्टार्ट हो गई है, बट कास्ट से ज्यादा किसकी तरफ हो रहा है ये, कल्मिनेटेड टुवर्ड्स क्लास। नाउ आईटी सेक्टर में, आईटी इंडस्ट्रीज में, अर्बन एरियाज में कास्ट को इतना ज्यादा नहीं महत्व देते, क्लास को देते हैं, हाई क्लास एंड लो क्लास। ये चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर। रिलीजन, रिलीजन की बात करेंगे, बताओ रिलीजन में रिलीजन को देख के क्या लगता है आपके दिमाग में, क्या आ रहा है स्लोली ग्रेजुअली? पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म की बात करो आप बेसिकली, ठीक है। चलो तुम पोलराइजेशन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ हिंदू रिलीजन के अंदर ही बताओ क्या चेंज आ गया। एथिक्स पढ़ी है आप में से किसी ने? ठीक है। इंडिया की कोर वैल्यू क्या है और इस्लाम की कोर वैल्यू क्या है? एथिक्स पढ़ी है आपने, जिसने पढ़ी है उसमें। इंडिया की कोर वैल्यू क्या है? ब्रदरहुड, सॉरी इस्लाम की। और इंडिया में हिंदुइज्म की कोर वैल्यू क्या है? टॉलरेंस, ठीक है। बट अब क्या हो गया, वो टॉलरेंस खत्म होता हुआ दिख रहा है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एथनिक वैल्यूज, गुड, ठीक है। और बताओ रिलीजन के अंदर वो क्या रहा है, बताओ। वो जो टॉलरेंस थी ना हिंदुइज्म में, वो खत्म होती जा रही है। पीपल आर वेरी मच इन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जो मैं कल तुम्हें लास्ट जाते जाते बताया था क्या था। और तो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, बच्चे सुनते नहीं है। शुरुआत फैमिली से होगी, लास्ट में जाके रिलीजन तक निकल जाएगी, ठीक है। आप किसी भी गॉड को देख लो, पहले उसको कामनेस की तरह दिखाया जाता है। राम भगवान काम, हनुमान जी काम। बट अब हर कोई उनको किस तरीके से एंगर के साथ शो कर रहा है, एंगर के साथ, समझ में आया? रिलीजन भी चेंज हो गया है, ठीक है। आप भगवान को भगवान की तरह नहीं देख रहे हो, इसको लेके चल रहे हो एंगर में, कि आप इतने एंगर में हो, इतने गुस्से में हो। आता है समझ में? ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक ये पैटर्न इसका हो गया। इकोनॉमिक में हम अगर हम पैटर्न करेंगे तो किस लेवल पे करेंगे? इकोनॉमी में इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, और सोसाइटल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। जो आपने किसी ने बोला था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो यहाँ आ जाएगा इंडिविजुअल लेवल में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, ठीक है। और पॉइंट बताओ क्या हो रहा है इंडिविजुअल में? स्किल डेवलप कर रहे हैं, हाँ। मैं देखो सुनो, जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके पास स्किल है, वो इसलिए है, पहली बात तो ये, ठीक है। वो होना होता नहीं कुछ और। क्या कर तो दिया, कितना लाइफस्टाइल करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छी बात है ना, पर उनका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, हेल्थ पे जो। अरे मेरे भाई, मुझे इकोनॉमी की इशू चाहिए, पैसा से रिलेटेड बात करो। हाँ जी। मटेरियलिज्म, हाँ मटेरियलिस्ट लोग हो चुके हैं, शो ऑफ ज्यादा करते हैं, बिना एप्पल का फोन ले लेते हैं किस्तों पे, 2 साल तक किस्त भरते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, मटेरियलिज्म। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, दैट मींस इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो वो यहां नहीं आएगा बेटा, वो यहां आएगा, इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। लिख सकते हो, इतने सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, नेशनल लेवल पे, हाँ कुछ बताना चाह रहे हो, बताओ। मटीरियलिज्म ही है वो, जो तुम कह रही हो, खुद सोच के देखो खुद, है ना मटेरियलिज्म। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, ठीक है, पर है आपके पास कुछ नहीं, इस चक्कर में आप उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो, ठीक है। और फिर से एक वर्ड आता है क्या, एनवी, बताओ क्या होता है? जेलेसी हो रहा है सोसाइटी में, होता है एक दूसरे को देख के, वो
यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, नेशनल लेवल में बताओ जीडीपी इंक्रीज होगी, ये तो मैंने बताया, बाकी तुम कुछ बता सकते हो तो बताओ। इन्फ्लेशन, ठीक है, ये महंगाई होती जा रही है। माइग्रेशन कहाँ पे आएगा, मेरे को एक बता, माइग्रेशन से इकोनॉमी में कैसे तुम डालना चाह रहे हो? डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सोच के बताओ मुझे। हाँ बोलो, सोचना, सोचोगे तभी पता लगेगा। ठीक है, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉइंट बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो इंटरनेशनल लेवल पे बताओ। हाँ बोलो, क्या एक्सपोर्ट, क्या बोल रहे हो? अरे तेज बोलना। यार इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, रिलेशन विद डब्ल्यूटीओ, ठीक है। इकोनॉमिक वर्ड यूज करके बताओ। ठीक है, आपने जब एक्सपोर्ट भी किया तो मुझे फाइनल आउटकम बताओ क्या हुआ, 4x इंक्रीज होगा। आ रहा समझ में? तो ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया, जो आपने किया है अभी, आपने क्या लिखा, अर्बनाइजेशन। आप जब ग्लोबलाइजेशन करोगे ना, वहां पे सेम ही आएगा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। ठीक है, तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको सीखने हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर दिन आपको एक पैटर्न सिखा दूं, ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए, जो कि आप उनको यूज कर सको। ठीक है, नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन के लिए भी यही आ जाएगा। वैसे ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ रिलीजन एंड इन्फ्लेशन, वो थोड़ा दूर का कनेक्शन है ना विद आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, तो दूर का कनेक्शन है। आप मतलब कैसे बताओ, मुझे कहना क्या चाहते हो आप? मैंने क्या कहा, रिलीजन के अंदर क्या हो रहा है, पीपल आर वेरी स्ट्रेस, ठीक है, तो वो गॉड को भी उसी तरीके से देखने लग गए हैं, भगवान को उसी तरीके से देखने लगे हैं। पहले गॉड की पूजा हम किस लिए कर रहे थे, कामनेस के लिए। मेल मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, बेसिकली आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे हनुमान जी की फोटो बनी रहती है आजकल, रुद्र रूप में। रुद्र रूप समझते हो, गुस्से वाला जो उनका रूप है। पहले उन्हें काम पर्सनैलिटी दिखाते थे, बैठे हुए योगा कर रहे हैं मस्त, या एक फोटो होती थी वो ऐसे छाती खोल रखी है, राम सीता दिख रहे हैं, ऐसी फोटोज नहीं दिखती अब। ठीक है, अब वो फोटो बनी हुई होगी तो मतलब अंदर से कोई निकलेगा तो वो बाहुबली इंसान है, सिंपल बात ही है। तो ये क्या है, ये सोसाइटी आपकी किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। इफ यू थिंक कोई अनदर पॉइंट है जो आप बता सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजन के अंदर मतलब कि अब क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर, रिलीजन को इनिशियली ट्रीटेड एज ए कामनेस, नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द एंगर इन द सोसाइटी, एंड वी सो द प्रेजेंस ऑफ इंटॉलरेंस। ठीक है, ये हुआ। अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ जाएगी तो क्रिमिनल्स केसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं सोशल। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आएगी तो सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल केसेस इंक्रीज हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पॉइंट लिखने हैं मैंने, आप अब ये सब चीजें आप क्यों सोच पा रहे हो, नाउ यू हैव द पैटर्न। आपके पास अगर पैटर्न नहीं होगा तो आप सोच नहीं पाओगे, तो पैटर्न में लिखोगे तो आप चीजें सोच पाओगे। जब भी हम इकोनॉमिक चीजें की बात करेंगे तो हम इन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, और जब इकोनॉमी की बात करेंगे तब हम इनकी बात करेंगे, लेवल्स की। ठीक है, लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, गॉट इट, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन आप लिखो, जो आप लिख के, यही वाला क्वेश्चन आप लिख के लाओगे, ये तो मैंने बता दिया, अब क्या बताऊं। ठीक है, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ, मेरे को एक बात बताना, तुम अपने आप को एथिस्ट मानते हो, भगवान को मानते हो ना तुम? ठीक है, जब किस दिन किसी एथिस्ट को उस वाले एरोप्लेन में भेजना जहां क्रैश होने वाला हो या फिर टर्बुलेंस आ रहा हो,
वो अपने आप ही राम का नाम ले लेगा। रिलीजन प्रैक्टिस मतलब कि वो कम कर रहे हैं बट शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। अभी जन्माष्टमी पे देखा कितना चल रहा था, हर कोई फोटो ही डाल रहा है। ठीक है, ये है। तो बेसिकली जो चीजें इनर से होनी चाहिए थी, स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो इनर से, कंसाइंस से आती है, और वो सब चीजें नहीं होके अब क्या हो गया, हर चीज फोटोजेनिक होती जा रही है। ठीक है, गॉड भी आपके लिए अब व्यूज ही बढ़ा रहे हैं आपके। तो एथिक्स का टर्म है। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया इसको यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर अर्बनाइजेशन था, और अर्बनाइजेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इस तरीके से सोसाइटी का क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ रिलेट करता है। मैंने कल भी पहली चीज यही बताई थी कि ज्योग्राफी से हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। तो अर्बनाइजेशन क्या है, ज्योग्राफी है, और उससे सोसाइटी में इम्पैक्ट आ रहा है। समझ रहे हो रिलेशन? हाँ भाई, ग्लोबलाइजेशन जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, उससे सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट। ओके गाइस, समझ में आया? चलो, ये आंसर आपको लिखना है, ये आपने लिखे, लेवल्स लिखे, लिख लेना, ये फैमिली मैरिज कास्ट ये सब लिख लिए लेवल, बाकी अपने आप करते रहना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में। हम्म। एक और अप्रोच लिखते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए पैटर्न अप्रोच। पैटर्न लिखो, पैटर्न अप्रोच जो हमने किया है, पैटर्न अप्रोच जो हमने क्वेश्चन किया है, एक और अप्रोच है, लास्ट में जाओ, लास्ट में लिखो पैटर्न अप्रोच। पैटर्न, हाँ कुछ नहीं, ठीक है। चलो फिर लिखो, प्लेट्स बताया था कल भी, मैं बात कर रहा था, PLATES, प्लेट्स। ठीक है, क्या है, पैटर्न अप्रोच, PATT, पैटर्न। प्लेट्स मतलब पॉलिटिकल, L लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल होना चाहिए, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल भी आएगा, S फॉर सोशल। ठीक है, लिखो इसके अंदर, पॉलिटिकल के अंदर 2 पॉइंट लिखो। फर्स्ट, पॉलिसीज, पॉलिसीज। सेकंड, पॉलिटिकल विलिंगनेस, पॉलिटिकल विलिंगनेस। पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल विलिंगनेस, 2 घंटे बैठने के लिए बोला था कल ही। लीगल के अंदर क्या आएंगे, लॉस प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉस प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और ह्यूमन राइट्स भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या आएगा, डेटा, अगर कोई डेटा आपके पास अवेलेबल है तो, डेटा, कोई भी डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए वहां लिखा है डेटा। नेक्स्ट लिखो इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले, कोई इंस्टीट्यूशन है तो, कोई भी इंस्टीट्यूशन, या फिर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन।
ओके, लिख लो, सोच कर रही हो। टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है या नहीं है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक के अंदर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। स्किल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन, और लास्ट है पॉवर्टी ट्रैप। किसी पॉवर्टी में तो नहीं हो। सोशल लिखा, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, लिख लिया। हेल्थ एजुकेशन, लास्ट में लिखो सोशल इंक्लूजन। अब मुझे नहीं पता आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक क्वेश्चन लिखो, आप पहले इसी से रिलेटेड है। डिस्पाइट 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 decriminalizing despite decriminalizing section 37 section 377 section 377 comma marriage in India is still a heterosexual privileges full stop. Highlight some of the major issues faced by LGBTQ community in India ठीक है, ठीक है भाई। अब जरा मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं बात करूं ट्रांसजेंडर्स की, ट्रांसजेंडर के लिए क्या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज है? क्या कोई पॉलिटिकल विलिंगनेस शो होती है आपको? क्वेश्चन, क्या कोई लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अवेलेबल है? ह्यूमन राइट, जैसे नेशनल कमीशन, ठीक है, फॉर वुमेन डेवलपमेंट, ऐसी चीज है क्या? ऐसा कुछ ट्रांसजेंडर के लिए है, कोई कमीशन वगैरह बना रखा हो? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डेटा है उनका, कितने नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर है? कोई इंप्लीमेंटेशन, कोई पॉलिसी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी हो? कोई इंस्टीट्यूशन जैसे वो बताया मैंने, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, मतलब एक मिनिस्ट्री हेल्थ वाली है, एक मिनिस्ट्री एजुकेशन वाली है, वो आपस में कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर। ये हो गया इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। ये पैटर्न है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रांसजेंडर को रखा है। ठीक है, क्या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है?
क्या उनको आप स्किल सिखा रहे हो? क्या वो फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं? क्या वो पॉवर्टी ट्रैप में है? नेक्स्ट, सोशल में क्या उनको हेल्थ मिल रही है? क्या उनको एजुकेशन मिल रही है? बताओ। ये एक पर्सन को, ये कौन है? वल्नरेबल सेक्शन। और हमारे यहाँ वल्नरेबल सेक्शन कौन कौन है? वुमेन और चिल्ड्रन और, अरे चलो SC ST और डिसेबल। ठीक है, और कोई बचा है? वेरी गुड। सीनियर सिटीजन बोल सकते हो, सीनियर, सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये सब है। इन सब के लिए क्वेश्चन आएगा, इनमें से किसी के लिए भी सोशल जस्टिस के अंदर पढ़ेंगे, और ये अप्रोच फॉलो होगी हर किसी के लिए। ठीक है, ये एक पैटर्न है, समझ में आता है? और PYQs चेक करना, सोसाइटी के क्वेश्चन अच्छे खासी मात्रा में पूछे जाते हैं पेपर 1 के अंदर। ज्योग्राफी के क्वेश्चन फिर भी कम है, बट सोसाइटी के क्वेश्चन अच्छे खासे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप किस बात के IAS ऑफिसर और किस बात के DM और CM, DM या फिर IPS ऑफिसर, अगर आपको सोसाइटी के बारे में पता नहीं होगा, सोसाइटी के अंदर वल्नरेबल सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा। तो अब आपको एक काम करना है, एक क्वेश्चन जो मैंने दिया और वो लिखना है LGBT कम्युनिटी के बाद, फिर नेक्स्ट डे से वुमेन के ऊपर इन सारी अप्रोच इस पैटर्न में डालना है, चिल्ड्रन को डालना है, SC ST को डालना है, डिसेबल को डालना है, सीनियर सिटीजन को डालना है, और वो आपको लिखना है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बार लिखना शुरू कर दोगे तो अपने आप आपका हाथ सेट हो जाएगा वल्नरेबल सेक्शन के लिए। ठीक है, 2 अप्रोच मैंने आपको बताई है आज। ठीक है इस अभी क्या करना, ब्रेक ले फिर स्टार्ट करें या फिर कंटिन्यू करें? क्योंकि मैं टॉपिक कराऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, ये वाली, जिस वन, लिखो लिखो। आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट करके उसके ऊपर वो वाला आंसर लिखेंगे बस। फिर उसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 आवर्स बहुत होते हैं, 2 घंटे। तो कितने बजे मिलोगे? क्यों, 5 मिनट पहले छोड़ा है? क्या 5 मिनट क्या करोगे? किसके लिए? कहीं दूर जाते हो क्या खाना खाने? बारिश हो रही है इतनी, कहाँ जाओगे? पास में कहाँ? भाई मुझे बता दो, भूख लग रही है मेरे को भी। है तुम्हें ला के देता? चलो ठीक है।